नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे स्टडी चैनल सुपर 7 पर। तो मित्रों, आज का अपना टॉपिक रहेगा गुप्त काल, जो कई इतिहासकारों द्वारा भारत के कला संस्कृति इसके बारे में स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। ठीक है, तो गुप्त काल से पहले की जो भारत की पृष्ठभूमि थी, मौर्योत्तर काल और मौर्य युग और उसके गुप्त काल के बीच की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद जो हमने पढ़ी है, दो बड़ी राजनीतिक शक्तियां उभरी थी। उनमें एक तो थी सातवाहन वंश और एक थी कुषाण। ठीक है, सातवाहन वंश में हमने कई शासक पढ़े, गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा कुषाण में जैसे कनिष्क वगैरह पढ़े। ये दो बहुत बड़ी राजनीतिक जो शक्तियां थी वो उभरी मौर्य काल के बाद में। ठीक है, सातवाहनों ने दक्कन के पठार तथा दक्षिण में अपने जो राज्य स्थापित किए तथा अपना साम्राज्य विस्तार किया, और जो उत्तर में ये काम किया कुषाणों ने। ठीक है, और इन दोनों ने ही रोमन साम्राज्य के साथ अपने व्यापार को बढ़ा के जो राजनीतिक एकता थी वो बढ़ाई। ठीक है, तो इन दोनों का जो साम्राज्य है वो ईसा की तीसरी सदी के मध्य तक माना जाता है कि तीसरी शताब्दी ईस्वी तक कुषाण तथा सातवाहन वंशों का वो है यहाँ से इनके मध्य तक अंत माना जाता है। ठीक है, जो कुषाण साम्राज्य के जो माना जाता है खंडर, जो उस समय राजनीतिक स्थिति थी, उसके ऊपर जिस साम्राज्य का प्रादुर्भाव माना जाता है वो गुप्त काल का माना जाता है। ठीक है, तो उत्तर में कुषाण वंश थे, दक्षिण में सातवाहन वंश थे। साम्राज्य इन दोनों का इकट्ठा था। तो इस साम्राज्य पे जो इन दोनों साम्राज्य को जोड़ने का जिसने काम किया, दोनों पे जोड़ के राज करने का काम किया, वो गुप्त काल में किया। ठीक है, तो गुप्त जो माने जाते हैं, ये मुख्यतः जो माने जाते हैं इतिहासकारों द्वारा वैश्य माने जाते हैं कि गुप्त जो है वो वैश्य रहे होंगे। गुप्त साम्राज्य माना जाता है, ये उतना तो नहीं माना जाता जितना मौर्य युग या मौर्य काल को जितना विस्तृत माना जाता है, उतना तो ये नहीं माना जाता। फिर भी इसने सारे उत्तर भारत में 355 ईस्वी से लगभग 455 ईस्वी तक राजनीतिक एकता के सूत्र में जो है भारत को बांधे रखा था। ठीक है, गुप्त काल की बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो बहुतायत से उत्तर प्रदेश में मिलती है, जबकि मौर्य काल में उसमें जो हमें बिहार में ज्यादा मिलती है। तो माना जाता है जो गुप्त काल में जो क्षेत्र का सबसे ज्यादा प्रयोग किया वो वर्तमान उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है उसका ज्यादा प्रयोग किया गया। हम गुप्त काल को दो भागों में पढ़ेंगे। एक गुप्त काल का जो प्रशासन तथा उसकी जो सांस्कृतिक कला वगैरह है उसको पढ़ेंगे, तथा एक में इसका जो जितने राजा हुए जो महान उनके बारे में पढ़ेंगे। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो श्री गुप्त को माना जाता है। ठीक है, और श्री गुप्त के संस्थापक के बाद जो इसमें राजा हुए उनमें जो मुख्यतः हैं घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त तथा स्कंदगुप्त। ये गुप्त काल के जो है मुख्य राजा माने जाते हैं। अब इनको क्रमशः पढ़ेंगे। जैसे श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और ये जो गुप्त थे, जिसने श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की, इससे पहले ये कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, श्रीगुप्त के बारे में हमें प्रभावी गुप्त के अभिलेख से जानकारी मिलती है। ठीक है, तथा चीनी यात्री इत्सिंग ने वर्णन किया कि श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। यह स्वतंत्र शासक नहीं था क्योंकि इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उस समय जो यानी कुषाणों के समय जो महाराजा की उपाधि धारण करते थे वो छोटे सामंत जो होते थे वो महाराजा की उपाधि धारण करते थे जो। ठीक है, इसलिए माना जाता है कि श्रीगुप्त जो थे वो स्वतंत्र शासक नहीं थे, कुषाणों के अधीन में राज्य कर रहे थे, तो उनके सामंत माने जाते हैं। श्रीगुप्त के पश्चात जो मुख्य शासक हुआ है वो चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है, जिसका कालखंड है वो 319 ईस्वी से 355 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, ये गुप्त का पहला प्रसिद्ध राजा हुआ है। ठीक है, इसने लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह किया था जो संभवतः नेपाल के करीब की थी। ठीक है, इससे उसकी सत्ता को माना जाता है, बल मिलता है, क्योंकि चंद्रगुप्त ये जो गुप्त थे इनको वैश्य माना जाता था, तथा जो इसने जो शादी की थी लिच्छवी की राजकुमारी वो क्षत्रिय थी। तो क्षत्रिय कुल में विवाह करने से इनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती थी, ऐसा माना जाता था। ठीक है,
ये गुप्त जो वंश का स्वतंत्र शासक माना जाता है, स्वतंत्र संस्थापक माना जाता है, क्योंकि गुप्त वंश का ये पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और जब इसका राज्याभिषेक हुआ था तो इसने गुप्त संवत प्रारंभ किया था। तो गुप्त संवत जब प्रारंभ करने की जो तिथि मानी जाती है वो 319 एडी मानी जाती है। ठीक है, और जो लिच्छवी की राजकुमारी से इन्हें विवाह किया था उसका नाम कुमारी देवी माना जाता है, और कुमारी देवी का नाम अपने सिक्कों पे लिखवाया था। ठीक है, जो सिक्के मिले हैं चंद्रगुप्त प्रथम के उस पे कुमारी देवी का नाम भी अंकित मिलता है। और कालांतर में माना जाता है कि इसने अपने पुत्र समुद्रगुप्त के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया था। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात जो गुप्त वंश का शासक माना जाता है प्रमुख, जो उसके पुत्र है समुद्रगुप्त, वो माना जाता है। इसका जो कालखंड है वो 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक माना जाता है। कहीं कहीं ये 380 ईस्वी भी माना जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को जो V.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं मित्रों समुद्रगुप्त और अशोक की तुलना की जाती है महानतम राजाओं में। तो ये दोनों क्या है, आपस में विपरीत माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अशोक है वो शांति और अनाक्रमण की नीति में विश्वास करता था, ऐसा माना जाता है, तथा जो समुद्रगुप्त है वो हिंसा और विजय में विश्वास रखता था, ऐसा। ये दोनों में विपरीत स्वभाव माना जाता है। ठीक है, एक यानी इसके कई अभिलेखों में एक नाम मिलता है काच, तो वो माना जाता है समुद्रगुप्त का ही दूसरा नाम था। ठीक है, या ऐसा माना जाता है इसका प्रतिद्वंदी भाई था। ठीक है, क्योंकि इतिहासकारों को काच के नाम से चलाए गए जो है सिक्के मिलते हैं, इसलिए लोग मानते हैं या तो इसी का नाम था, नहीं तो इसका प्रतिद्वंदी भाई था। समुद्रगुप्त की जो जानकारी का मुख्य स्रोत है वो प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक है, जो इलाहाबाद में लिखी गई है वो हरिसेन द्वारा लिखी गई है। प्रयाग प्रशस्ति वो अशोक के स्तंभ पर ही लिखी गई है। जो अशोक का स्तंभ मिलता है इलाहाबाद में, उसी के ऊपर प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है हरिसेन के द्वारा। ठीक है, तो जो हरिसेन था वो समुद्रगुप्त का महासंधि विग्रह था। जो महासंधि विग्रह पद है वो प्रधानमंत्री के समान माना जाता है। ठीक है, और ये प्रयाग प्रशस्ति है जो चंपू शैली में लिखी गई है। चंपू शैली होती है गद्य व पद्य दोनों में। समुद्रगुप्त ने धरणीबंध की उपाधि धारण की थी। धरणीबंध से अर्थ मिलता है पूरी धरती को बांधने वाला। ठीक है, समुद्रगुप्त ने जो अपना विजयी अभियान है वो प्रारंभ किया था और उत्तरी भारत के राज्यों को विजित कर अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। यह जो नीति थी ये प्रसव धरण कहलाती थी। ठीक है, प्रसव धरण ये नीति कहलाती थी जो समुद्रगुप्त ने अपनाई थी। जो दक्षिण भारत के प्रति उसकी नीति थी वो ग्रहण मोक्षानुग्रह कहलाती है। ठीक है, अर्थात उसने क्या किया, दक्षिण भारत के राज्यों को विजित किया, उनके ऊपर अपनी सत्ता स्थापित की, उनकी यानी उनको अपनी अधीनता स्वीकार कराई, उनसे धन प्राप्त किया तथा दक्षिण भारत के राज्यों को साम्राज्य में विलय नहीं किया। उनसे जो धन वगैरह प्राप्त करना था वो किया, अधीनता स्वीकार कराई, लेकिन अपने साम्राज्य में विलय नहीं करवाए, क्योंकि समुद्रगुप्त जानता था कि इतने बड़े भूभाग पे, ठीक है, तो इतने बड़े भूभाग में क्या है, उस समय संचार के साधन अवेलेबल नहीं थे, तो प्रत्यक्ष नियंत्रण रखना वो असंभव था। इसके कारण उसने जितने भी साम्राज्य जीते उनको अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया, विलय नहीं किया। ठीक है, दक्षिण भारत में ये पल्लवों की राजधानी कांची तक पहुंचा तथा यहाँ का शासक विष्णुगुप्त, जिसे इसने अपनी अधीनता स्वीकार करवाई, यहाँ इसकी जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि जो इसने राज्य क्षेत्र जो इसने विजित किए उनको 5 भागों में बांटा जाता है। जो प्रथम समूह जैसे पहला भाग जो बांटा जाए वो गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र है, उनको माना जाते हैं। ठीक है, जिनके राजाओं का रहकर उन्हें गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, ऐसा माना जाता है। और दूसरे समूह में जो माना जाता है उसमें हिमालय के जो राज्य है, जो सीमावर्ती राज्य शासक थे उनको हराया, जैसे नेपाल, असम, बंगाल आदि राजाओं को हरा के उसने अपने सम्मिलित किया। ठीक है, जो तीसरा समूह माना जाता है उसमें पंजाब के कुछ राज्य माने जाते हैं, उनको अपने सम्मिलित करवाया। ठीक है, और वहां सदा के लिए जो राज्य ऊपर उठ रहे थे उनको दबा के गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तीसरा समूह अगर जो माना जाए उसमें माना जाता है जो अट्टाविक राज्य जैसे जंगली क्षेत्र थे, विंध्य क्षेत्र, उनको उसने जीता। और चतुर्थ जो माना जाता है दक्षिण के राज्य, और 5वां जो माना जाता है उसको जो माना जाए
तो उसमें शक और कुषाणों के नाम है, जो कुछ अफगानिस्तान तथा उत्तरी भारत में रहे उन प्रदेशों को जीता। ठीक है, इन 5 भाग माने जाते हैं कि जो समुद्रगुप्त है ना, उसने जितने प्रदेश जीते उनको 5 भागों में बांटा। ठीक है, और ये सारी जानकारी जो मिलती है ये प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है कि उसने शक को कुषाणों को पराजित किया, नेपाल को विजित किया तथा कई प्रदेश सम्मिलित किए दक्षिणी भारत में वगैरह। समुद्रगुप्त की जो मुहरें वगैरह मिलती है वो 6 प्रकार की मुहर मिलती है। ठीक है, जिसमें सबसे प्रमुख है वो गरुड़ सिक्का, वो सबसे प्रमुख माना जाता है। ठीक है, और गुप्त जो शासक है वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इसलिए जो गरुड़ है इनका राजकीय प्रतीक है ऐसा माना जाता है। ठीक है, बाकी जो सिक्के जो मुख्य मुहरें मिली उनमें धनुर्धर सिक्का है, धनुष चलाते हुए अश्वमेघ यज्ञ जो करते हुए है वो सिक्का, अश्वमेघ सिक्का। ठीक, उससे जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। ठीक, इन सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, शेर को मारते हुए का सिक्का, व्याघ्रहंता, वीणा बजाते हुए वीणा वादन का सिक्का आदि सिक्के मिलते हैं। समुद्रगुप्त की जो धार्मिक सहिष्णुता का जो प्रतीक माना जाता है उसमें जो समुद्रगुप्त ने श्रीलंका का शासक था मेघवर्मन, उसको बोध गया में एक विहार बनाने की अनुमति दी थी। ठीक है, बौद्ध 2 प्रकार के होते हैं, बौद्ध के जो यानी भिक्षु वगैरह रहते हैं, एक विहार होता है, एक चैत्य होता है। ठीक है, तो विहार बनाने की अनुमति श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को समुद्रगुप्त ने दी थी। ठीक है, समुद्रगुप्त ने अपने को लिच्छी दोहित्र कहा है। ठीक है, जो उसके सिक्कों पे लिखा हुआ मिलता है। समुद्रगुप्त के पश्चात जो शासक हुए उसमें रामगुप्त तथा रामगुप्त के पश्चात जो पराक्रमी शासक माना जाता है गुप्त वंश का, चंद्रगुप्त द्वितीय माना जाता है, जिसका जो कालखंड है वो 375 या 380 ईस्वी से लेके 414 ईस्वी तक माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और ये विक्रमादित्य की उपाधि इसने शक्कों को पराजित करने के पश्चात धारण की थी। इसने शक्कों का जो अंतिम शासक था रुद्र सिंह तृतीय, उसकी हत्या की तथा उसके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, और इसने मेहरौली का जो लोह स्तंभ है दिल्ली में वो बनवाया था। ठीक है, इस लोह स्तंभ पर एक लेख लिखा है जिसमें चंद्र ने बाहिलकों को पराजित किया हुआ। ठीक है, बाहिल के जो थे सिंधु नदी के किनारे पे पाए जाते थे, उसकी जानकारी इस लोह स्तंभ से मिलती है। चंद्रगुप्त की एक पुत्री थी प्रभावती गुप्त, इसकी शादी जो है चंद्रगुप्त ने वाकाटक शासक से की थी जिसका नाम था रुद्रसेन, तथा जो वाकाटक के शासक वो ब्राह्मण वर्ग के थे। रुद्रसेन द्वितीय की जो मृत्यु होने के बाद वहाँ का जो शासन है प्रभावती गुप्त ने किया वहाँ पे शासन। तो ऐसा माना जाता है जो वाकाटक था उस राज्य का भी जो क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त के अधीन भी माना जाता है, वहाँ चंद्रगुप्त का प्रभाव स्थापित हो गया था। ठीक है, इसके जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जो मुख्य घटना मानी जाती है, जो चीनी यात्री था फाह्यान, उसने भारत की यात्रा की थी। फाह्यान की जो यात्रा है भारत में वो 399 ईस्वी से लेके 414 ईस्वी तक मानी जाती है कि इसके बीच में उसने यात्रा की। ठीक है, फाह्यान जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये मध्य एशिया होते हुए मतलब स्थल मार्ग से भारत में आया तथा 15 वर्ष भारत में रुका। ठीक है, फिर ताम्रलिप्ति बंदरगाह है वहां से वो वापस चीन चला गया। समुद्री मार्ग से आया, स्थल मार्ग से था लेकिन गया समुद्र मार्ग से था, श्रीलंका होते हुए। ठीक है, सिंहल द्वीप से। जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह वर्तमान बंगाल में है, ये भगवान बुद्ध तथा बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत में आया था। ठीक है, यहाँ वो अनेक पांडुलिपियां अपने साथ ले गया तथा उसने तत्कालीन भारतीय दशा का वर्णन किया है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का, उस समय की जो स्थितियां थी उसका फाह्यान ने अध्ययन किया तथा अपनी जो ग्रंथ है उसमें लिखा। ठीक है, जो फाह्यान ने चंद्रगुप्त के द्वितीय की जो प्रशासन थी उसकी प्रशंसा की है तथा चंद्रगुप्त द्वितीय की भी उसने प्रशंसा की है। फाह्यान के ग्रंथ है जो उसका नाम है, पुस्तक उसका नाम है फोक वोकी। ठीक है, तो फोक वोकी से जो जानकारी मिलती है उनमें उसने कहीं भी चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, लेकिन उस ग्रंथ में ब्राह्मण तथा बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। ठीक है, उसने लिखा है कि भाई भारत में अपराध बहुत कम होते थे, अस्पृश्यता का उल्लेख किया है उस समय का, चांडाल आदि जातियों को गांव से बाहर रखा जाता था, इसका भी उसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके अनुसार फाह्यान के अनुसार क्या है, भारत में मुद्रा प्रणाली नहीं थी, इसके बारे में जानकारी मिलती है। लोग मुद्रा के स्थान पे कौड़ियों का उपयोग करते थे, इसके बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न माने जाते हैं, जिनमें प्रमुख कालिदास, धन्वंतरी,
वराहमिहिर, अमर सिंह, वेताल भट्टी आदि प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। धन्वंतरी चिकित्सक था। ठीक है। वराहमिहिर जिसने आर्यभट्ट वगैरह के जो भी ग्रंथ थे उसके ऊपर दूसरे ग्रंथ लिखे वराहमिहिर ने। ठीक है। अमर सिंह की जो पुस्तक है अमरकोश पुस्तक है। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने संदीप वग्रह जो वीरसेन था उसने उदयगिरी मालवा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। इससे जो गुप्त साम्राज्य था उसके धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है, क्योंकि जो ये गुप्त थे वो स्वयं तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन जो इसके संदीप विग्रह थे वीरसेन उसने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बारे में माना जाता है कि ये धार्मिक सहिष्णु थे। चंद्रगुप्त के द्वितीय के पश्चात जो शासक मिलता है कुमारगुप्त, उसका शासनकाल माना जाता है 414 ईस्वी से 454 ईस्वी तक। कुमारगुप्त के समय में ही गुप्त काल के जो सबसे ज्यादा अभिलेख है वो कुमारगुप्त के यानी समय में मिलते हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा सिक्के वो भी कुमारगुप्त के ही मिले हैं, सबसे ज्यादा अभिलेख भी कुमारगुप्त के मिले हैं। बयाना वर्तमान जो भरतपुर में है इसके भी सिक्कों के ढेर मिले हैं। ठीक है। और इसने जो उपाधि धारण की थी वो महेंद्रादित्य की उपाधि थी। ठीक है। और माना जाता है जो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण भी है वो कुमारगुप्त ने ही करवाया था। ठीक है। इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसने अपने सिक्कों पे अश्वमेध पराक्रम भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है। इसके मयूर शैली के भी सिक्के लोकप्रिय माने जाते हैं। और कुमारगुप्त के शासनकाल में ही कि जो अंतिम समय में पुष्य मित्रों का आक्रमण हुआ था जिन्हें इसके पुत्र स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। ठीक है। जिसका वर्णन जो मिलता है भीतरी अभिलेख में मिलता है। ठीक है। महेंद्रादित्य तथा शक्रादित्य जो उपाधि है उसका एक ही अर्थ लगाया जाता है। कुमारगुप्त के पश्चात जो मुख्य शासक माना जाता है स्कंदगुप्त जो कुमारगुप्त का पुत्र था, उसका जो शासनकाल है वो 454 ईस्वी से 467 ईस्वी तक माना जाता है। इसके समय के दो अभिलेख मुख्य माने जाते हैं, जैसे भीतरी अभिलेख उसके और जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी अभिलेख में क्या है, पुष्य मित्रों के आक्रमण की जानकारी मिलती है जिसको स्कंदगुप्त ने पराजित किया था, तथा हुणों के भी आक्रमण की जानकारी मिलती है। और जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात में है इसमें हुणों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है, तथा सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था उसके बारे में जानकारी भी मिलती है। ठीक है। इसके समय की जो मुख्य घटना मानी जाती है हुणों का आक्रमण माना जाता है। हुणों के आक्रमण के कारण है जो गुप्त वंश का जो है वो पतन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उत्तराधिकारी कमजोर होने प्रारंभ हो गए, तथा जो हुण थे वो क्या है घुड़सवारी में बेजोड़ थे, तो और तथा क्या धातु के रकाबों का भी प्रयोग करते थे। ठीक है। और ये बहुत अच्छे धनुर्धर होते थे, जिसके कारण क्या है गुप्त वंश कमजोर पड़ना शुरू हो गया और हुणों का राज्य स्थापित होना शुरू हो गया। ठीक है। स्कंदगुप्त के समय में ही हुणों ने सर्वप्रथम पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त इनको पराजित करता है। ठीक है। कालांतर में नरसिंहगुप्त, बालादित्य और यशोधर्मन ने हुणों को पराजित किया। ठीक है। यशोधर्मन के बारे में जो जानकारी है वो मंदसौर अभिलेख उत्तर प्रदेश में वहां से मिलती है। मंदसौर अभिलेख है वो वत्स भट्टी ने लिखा। ठीक है। ये मंदसौर अभिलेख वत्स भट्टी ने लिखा, और एक मंदसौर प्रशस्ति है वो वासुल ने लिखी। ठीक है। और हुण है वो मध्य एशियाई बर्बर जाति थी जिन्होंने गुप्त काल में भारत पर आक्रमण किया, कई बार आक्रमण किया, तथा गुप्त काल के कई राजा थे जिन्होंने उनको हराया। और हुणों का जो राजा माने जाते हैं वो पहला जो व्यक्ति था वो तिगिन माना जाता है, उसके बाद तोरमान, मिहिर कुल वगैरह माने जाते हैं। हुणों का जो शासक मिहिर कुल है वो शिव भक्त बताया गया है। ठीक है। इसने कोटा के पास बाडोली स्थान में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। जैन ग्रंथों में से जैन धर्म का शत्रु बताया गया है मिहिर कुल को। ठीक है। सुदर्शन झील के बारे में जो जानकारी मिलती है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका निर्माण करवाया था, और जो स्कंदगुप्त के समय का माना जाता है उस समय जो गवर्नर था वो पर्णदत्त था, जो सौराष्ट्र का गवर्नर था। ठीक है। पर्णदत्त के जो लड़का था चक्रपालित, इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, तथा यहाँ विष्णु ध्वज मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है। जो गुप्त शासनकाल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से, कुमारगुप्त के विलसड़ स्तंभलेख से, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से, तथा स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से गुप्त शासनकाल की जानकारी मिलती है। ये शासनकाल के जो है प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। गुप्त काल का जो अंत माना जाता है मित्रों वो कई कारणों से माना जाता है। ठीक है। जैसे 485 ईस्वी के लगभग जो है हुणों का आक्रमण होने लगा,
तो उसने उत्तर भारत के तथा पश्चिम भारत के कई इलाके उसने अपने कब्जे में कर लिए, ऐसा माना जाता है। ठीक है। इसके पश्चात जो माना जाता है मालवा का ओलिकार सामंत था, यशोधर्मन, सामंत वंश का जो शासक था यशोधर्मन, उसने हुणों की सत्ता को उखाड़ फेंका तथा गुप्त जो वहाँ शासक थे उसमें उसको वहां पे उन्होंने यानी जो है चुनौती दी वहाँ, वो ऐसा माना जाता है। ठीक है। यशोधर्मन तो काफी समय तक नहीं रहा, लेकिन वहां से उसने क्या किया, जो मालवा के करीब था वो गुप्त शासनकाल का अंत कर दिया तथा कई ऐसे कारण घटित हुए। अगले 100 सालों तक गुप्त साम्राज्य तो चलता रहा, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़े में सीमित होता हुआ चला गया, क्योंकि इसके जो व्यापार वगैरह थे उसमें इनको नुकसान होने लग गया। क्योंकि जो गुप्त साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था और वहाँ जो सेना थी वो वेतन भोगी थी। ठीक है। तो इसके रख रखाव में भी इनको कठिनाई होने लगी थी। ठीक है। और इनके जो काल में क्या है, जो ग्रामदान करने की जो परिपाटी थी वो जोर पकड़ने लगी थी, जिससे भी इनकी आमदनी घटने लगी, विदेशी व्यापार में कमी होने लगी, इनको नुकसान होने लग गया। ठीक है। और जो रेशम बुनकर का जो रेशम मार्ग था, वहाँ रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी, कोई व्यवसाय संघ। ठीक है। वो गुजरात से मालवा चली गई तथा वहाँ उन्होंने अपना अलग पेशा, बुनकर वाला पेशा अपना लिया, जिससे ऐसा लगता है जो कपड़ा तैयार करते थे ना, उनकी मांग खत्म हो गई। ठीक है। तो इनको जो गुजरात से लाभ मिलता था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक है। और इसके पश्चात माना जाता है जो गुप्त साम्राज्य में सोने के सिक्के थे, वो शुद्ध सोने का जो अनुपात था उन्होंने घटाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। जिससे भी इनको कोई लाभ नहीं हुआ। ठीक। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच में गुप्त साम्राज्य तो चलता रहा, लेकिन जो इनकी महिमा मानी जाती है, शक्ति मानी जाती है, वो 100 साल पहले ही समाप्त हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से गुप्त साम्राज्य का भी अंत हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे वो वर्धन वंश बढ़ेंगे, उनका उत्थान होता है। ठीक है। गुप्त साम्राज्य के पश्चात। ठीक है। और इससे आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य का जो शासनकाल था, कला और संस्कृति, कौन कौन से बिले, कौन कौन से मंदिर शैली वगैरह, वो हम पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।